जावेद जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज मोदी जी ने एक लकीर तो खींच दी है और कम से कम राह बीजेपी के लिए तय कर दी है कि 2024 में किस तरीके से आगे बढ़ना है। आपके हिसाब से जो कहा जा रहा है कि देखिए आसान है, लोग बात कर रहे हैं 2024 में हम जीतने वाले हैं, जो कॉन्फिडेंस है ये कहां से आ रहा है? क्या ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं और उनके लिए चुनौतियां क्या होंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह कि कोई भी विपक्ष की पार्टी इस पोजीशन में नहीं है जो अकेले भाजपा से मुकाबला कर सके। अगर ये सब लोग साथ हो जाएं, और ये बहुत कठिन है वो भी, तब तो हो सकता है कि शायद कोई एक दिलचस्प चुनाव होगा, लेकिन ये भी कोई भी गारंटी नहीं है कि जीते। अगर भाजपा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, भाजपा अगर 2024 की बात कर रही है, तो उसकी वजह है भाजपा के पास नेतृत्व है, भाजपा के पास संगठन है, भाजपा के पास पूरी तैयारी है, भाजपा के पास रिसोर्सेज है। वो बड़े संगठित रूप से वो ऑलरेडी अभी चुनाव की तैयारी, चुनाव का बिल्कुल बजा नहीं है, साल भर बाकी है, लेकिन उनकी तैयारी शुरू हो गई है जी। दूसरी तरफ आप और पॉलिटिकल पार्टीज को देखिए, ये एक दूसरे के छोटा करने में लगे हैं। अभी यही नहीं तय हो पाया है कि ये साथ मिलकर लड़ेंगे नहीं। ये चर्चा ज्यादा अखबार और टेलीविजन स्टूडियोज में है। इनकी जो वस्तु स्थिति है वो यही है, अभी ये साथ नहीं आए, इनमें बहुत दूरी है। तो क्या भाजपा को हराया जा सकता है? अभी तो बहुत कठिन लगता है। तुषार गुप्ता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 2014 के बाद सिर्फ चुनाव में, यानी कि इलेक्टोरल ट्रांसफर नहीं हुआ, जीत हार सिर्फ चुनाव की नहीं हुई, एक नए युग की शुरुआत हुई है, एक नए नजरिए से देश आगे बढ़ने की बात कर रहा है। क्या कहीं इस बात को बताते हुए कि हमारा जो अचीवमेंट है वो इतना ज्यादा रहा है, वो भूल गए कि 6 साल इससे पहले भी बीजेपी की सरकार रही है? बहुत फर्क आया है अंकित सोच में। 1999 से 2004 की जो सरकार थी और 2014 से अब तक की जो सरकार है, दोनों सरकारों की आप तुलना जरूर कर सकते हैं कि दोनों भाजपा की सरकार थी, बट सोच में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। आप मोदी जी का गवर्निंग स्टाइल देखिए, उनका डिजिटल इंडिया पर फोकस देखिए, ग्राउंड लेवल पर काम देखिए। आज हम बात कर रहे हैं 44 साल बीजेपी के। बीजेपी जब एक पार्टी एक शुरू हुई थी, उनको कहते थे अरे मिडिल क्लास पार्टी है, अरे अर्बन पार्टी है, फिर कभी अपर कास्ट पार्टी हो गई, फिर कभी कहा गया कि मेजॉरिटेरियन पार्टी है। आज बात होती है सबका साथ सबका विकास। 2013 में बात की जाती थी बीजेपी कास्ट इक्वेशन क्रैक नहीं कर पाएगी। आप देखिए यूपी में 2017 और 2022 में क्या हुआ है। पर सबसे दिलचस्प बात जो है अंकित, जो मैं ग्राउंड पे लोगों से बात करता रहता हूं, और आप देश के किसी कोने में बात कर लीजिए, मैं आपको सिक्किम का एक उदाहरण देता हूं जहां भाजपा का एमपी है पर वहां भाजपा की स्टेट में सरकार नहीं है। वहां के लोग मोदी की बहुत सराहना करते हैं क्योंकि काम हुआ है। हम कई बार अपनी राजनीति गतिविधियों में इतना उलझ जाते हैं कि जो ग्राउंड लेवल पर काम हुआ है, एक सड़क बनाना, आवास योजना, आयुष्मान भारत, जनधन योजना, उज्ज्वला, उजाला, अब स्कीम्स का एक जो इम्पैक्ट है, वो जो एक सोच है कि लोगों तक सब ले जाना है, उससे बहुत फर्क है। शायद तभी वो एक हैट्रिक 2024 में देख पा रहे हैं। तो जो आप जो कह रहे हैं उसमें मतलब ये बात समझ में आए कि जो लाभार्थी प्लस उसके बाद जो चाहे मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स कह लीजिए, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कह लीजिए, हिंदू हृदय सम्राट वाला जो बैलेंसिंग एक्ट नरेंद्र मोदी करके चलते हैं। आज भी उन्होंने मुगल काल की बात की, साथ ही साथ बार बार ये बात कही कि जो बादशाही मानसिकता है तो उसका रेफरेंस बड़ा सोच समझ के किया गया था। तो ये तो भाजपा की स्ट्रेंथ हो गई दोनों को मिला के चलने की। वीकनेसेस या फिर अगर मैं आपसे ये कहूं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति आप भी बहुत दिनों से देख रहे हैं, कभी भी डन डील के तौर पर कोई चुनाव होता नहीं है, मेहनत जमीन पे जाकर करनी पड़ती है। तो क्या चैलेंजेस हैं आपसे लेकर 2024 तक? देखिए अंकित, मैं कई बार ये देखता हूं कि जो लीडरशिप है भाजपा का बहुत स्ट्रांग है। नरेंद्र मोदी का लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है और कांग्रेस के सपोर्टर भी इस बात को मानते हैं। हम रीजनल पार्टीज की तरफ रुख नहीं करेंगे। आज भी कांग्रेस के सपोर्टर ये मानते हैं कि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी एक सेटल्ड मैटर है। परंतु पार्टी का जो एक लोअर कैडर है, जो लोकल लेवल पर लीडर्स हैं, स्टेट लेवल के लीडर्स हैं, 9 साल पावर के बाद, और जब आपको अगले 5 साल भी दिख रहे हो, एक कॉम्प्लेसेंसी आने का डर बना रहता है, उससे बचना होगा। दूसरी चीज, लोगों तक क्या काम किया गया है वो पहुंचाना एक काम है, पर आगे अगले 10 साल क्या करना चाहते हैं। 2014 में जब मोदी जी आए थे, 2013 में अब हम वापस जाते हैं, उस समय में देश को एक राह दिखाई थी कि मैं ये करना चाहता हूं। आज 2023 में काफी कुछ हो चुका है और उसकी बातचीत होती रहती है, पर अब जरूरत है अगले 1 साल
देश के लोगों तक ये बात पहुंचाने की भाजपा अगले 10 साल जी। इस देश को क्या देना चाहती है, वो करना बहुत जरूरी होगा अंकित। ठीक है जावेद साहब, अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं, जो जिस तरीके से अभी पूरा ये एक, चाहे परसेप्शन, राजनीति परसेप्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, परसेप्शन का, ऑप्टिक्स का, अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी एक अभेद्य किले की तरह अभी खड़ा दिख रहे हैं, एक बड़ी लकीर उन्होंने खींची है, तो क्या उसमें कहीं जो अंग्रेजी में जो कहते हैं चिंग्स इन दी आर्मर आपको दिख रहे हैं? क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे नरेंद्र मोदी का अभेद्य किले को जीता जा सकता है? हाँ देखिए, जो चिंग्स इन दी आर्मर हैं बहुत सी जगह पे ये मैक्सिमाइज कर चुके हैं। जैसे बिहार में 40 में से 39 सीटें इनके पास थी, अब इनके पास ज्यादातर पार्टियां इनके खिलाफ हैं, ये अकेले हैं वहां, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ के। तो क्या ये बिहार में वो रिपीट कर पाएंगे? नहीं। महाराष्ट्र में जहां अगाड़ी साथ है, जो वहां से जो खबरें आ रही हैं, तो वहां भी राह बड़ी कठिन होगी। कर्नाटका में भी बड़ी मुश्किलें होंगी। तो बहुत सी जगह पे जहां ये अब, तो ये बिहार की कमी कहां से पूरी करेंगे? उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी इनके पास 70 सीटें हैं। अगर इनको 10, जो बाकी 10 हैं वो भी दे दीजिए, तो वो बाकी कहां से करेंगे? तो इट्स, और आप दोनों को जब कंपेयर करते हैं, बिल्कुल सही है कि भाजपा पोल पोजीशन में, भाजपा ज्यादा स्ट्रांग दिखती है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा माइन्यूटली देखें तो भाजपा के लिए भी डन डील नहीं है। इसीलिए मोदी जी ने 1 साल पहले ही शुरू कर दिया, बिगुल बजा दिया, अपने लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि काम करो, जनता के बीच में जाओ, क्योंकि इनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। और अगर फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर ये अगर हो जाए कि 400 या 350 सीटों में 1 to 1 हो जाए, ऑपोजिशन वोट का डिवीजन रुक जाए, तो फिर और भी कठिन हो जाएगा भाजपा के लिए। तुषार गुप्ता जी, करप्शन की जब बात होती है तो ऑपोजिशन कह रही है कि देखिए बीजेपी तो वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। आप भाषण में कुछ भी कहें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहले आपके खिलाफ होते हैं। अभी रिसेंट एग्जाम्पल जैसे मेघालय के चुनाव का देख लीजिए, कोनराड सांगमा को लेकर जो जब कैंपेन चल रही थी तो होम मिनिस्टर ने खुद कहा कि सत्ता में आते ही कोनराड सांगमा के खिलाफ एसआईटी बना के इनको अंदर किया जाएगा। आज उन्हीं के साथ सत्ता में बैठे हुए हैं। तो क्या जो करप्शन का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक पूरी ऑपोजिशन को पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितना इफेक्टिव है, और क्या ऑपोजिशन उसमें कुछ दरार डाल सकता है? अंकित, आप मजे की बात देखिए, कल 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के पास गई अपनी दलील लेकर कि सिलेक्टिव टारगेटिंग है भाई एजेंसीज की। सुप्रीम कोर्ट ने वो दलील खारिज कर दी। पर कुछ दिन पहले, दिल्ली की बात करते हैं, कांग्रेस आती थी, हर डिबेट पे कहती थी अरे आम आदमी पार्टी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक्साइज पॉलिसी में स्कैम हुआ है। कांग्रेस के प्रवक्ता ही कहते थे, भाजपा के प्रवक्ता आप छोड़िए, कल उन्हीं के साथ चिट्ठी साइन करे, अरे नहीं ये तो सिलेक्टिव एंड पॉलिटिक्स है। तो लोगों को भी ये चीज दिखनी शुरू हो गई है। और 2019 में भी यही चीज करी गई थी, जब राहुल गांधी शुरू हुए थे, अरे चौकीदार चोर है, रफाल में घोटाला हुआ है, देश ने तब भी नहीं माना था। देखिए, मोदी जी की एक छवि है, लोगों में मोदी जी की एक छवि है, उनको काम दिखता है, उनके पास साधन पहुंचे हैं। तो करप्शन का मैसेज या तो पुख्ता सबूत लाएं। राहुल गांधी हर वक्त कहते हैं 20,000 करोड़ किसका है, ये 50,000 करोड़ किसका है, हर वक्त एक नई फिगर होती है। बट जब तक कांग्रेस कोई पुख्ता सबूत नहीं लाएगी, वो चौकीदार चोर है वाली कहानी दोबारा रिपीट होगी। क्योंकि लोगों का भरोसा इस वक्त मोदी सरकार पर है, कांग्रेस सरकार पर नहीं है। और बात रही करप्शन की, 24 में वही गलती कांग्रेस दोबारा दोहरा रही है जो 2019 में वो कर चुके हैं। उन्हें उससे सीखना चाहिए था।